गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, कल हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से गद्य खंड से पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका हमने ऑनलाइन क्लास में और ऐसे अध्ययन तो कर लिया था। कल मैं इसके सारांश से आपको अवगत करा थी ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए हमने जहाँ से कल छोड़ा था कि हीरा और मोती कैसे आपस में सच्चे दोस्त थे। हीरा मोती है वो झूरी के ससुराल में पहुँच जाते हैं, गया उन्हें ले जाता है। फिर बेल है वापस झूरी के पास आ जाते हैं। हीरा मोती को पुनः उनके झूरी के उसके ससुराल पहुंचाते जाता है। फिर बैल वहाँ से पुनः भाग आते हैं। फिर वो दोनों एक मटर के खेत में चले जाते हैं। वहाँ से उनके इंसान से लड़ाई होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि हीरा और मोती कैसे पुनः पकड़े गए। कि जब उन्होंने क्या किया कि जब उनकी सांड से लड़ाई हो गई थी और दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला किया तो वह एकदम बेदम से होकर गिर पड़ा था और दोनों को फिर उस पर सांड पर दया आई और दोनों ने उसको वहीं पर छोड़ दिया। फिर हीरा मोती है वो पुनः पकड़े जाना। जीत की खुशी दोनों बातें करने लगे। जीत की खुशी में वो क्या करने लगे, दोनों बातें करने लगे। और सामने मटर का खेत था तो मोती उसमें घुस गया और अभी उसने मटर खानी शुरू ही कर दी थी कि दो आदमी लाठियां लेकर पहुंच गए और हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया। कि वहां से जब देखा कि दो आदमी वो लाठियां लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। वो भागने में सफल नहीं हुए क्योंकि वहां कीचड़ था और मोती था वो कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा। जब हीरा ने देखा कि मोती वहां फंस गया है तो वो भी वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया। जो वहां के रखवाले थे, खेत की जो रखवाली कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन दोनों को पकड़ लिया और कांची खोस में उनको बंद कर दिया। फिर दोनों हीरा और मोती है वो काजी हाउस में बंद हो जाते हैं। तो काजी हाउस में जब उन्हें रखा जाता है तो उन्हें खाने के लिए हीरा और मोती को कुछ भी नहीं मिलता है। और वो वहाँ पहले से कई भैंस, क्योंकि वहाँ पहले से कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे और गधे भी थे। सभी के सभी भूखे थे और भूखे जैसे मुर्दे होते हैं वैसे की तरफ पड़े हुए थे, क्योंकि कई कई दिनों से उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। भूख के कारण हीरा और मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या किया कि हीरा और मोती जो उन्होंने दीवार की मिट्टी है वो चाटनी शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत भूख से बेहाल हो रहे थे। फिर रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। हीरा ने देखा कि वहां पर उनको कैद करके रख लिया गया है और उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो भूखे मरते हुए उन्होंने क्या किया कि दीवार को चाटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने आपस में ऐसे देखा कि इस तरीके से वो कैसे अपने दिन निकालेंगे। तो उन्होंने उनके मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी कि हम इस चीज का विरोध करेंगे कि हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कांदीकोस की जो कच्ची दीवार थी उस पर अपने नुकीले सींगों से वार किया और वो जब भी अपने नुकीले सींगों से वार करते तो हर बार वहां की जो मिट्टी थी वह क्या थी, गिर जाती। और इतने में क्या होता है कि रात होती है और चौकीदार है वो वहां पर लालटेन लेकर आता है। और जब लालटेन लेकर वहां आता है तो वो देखता है कि ये तो दीवार की मिट्टी को गिरा रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो हीरे को कई डंडे मारता है और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। मोती है ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया कि बन गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आजाद हो जाती, क्योंकि वहां पर कई जो ये थे पशु थे वो कैद थे
तो वो कहती है अगर दीवार टूट जाती तो आज़ादी मिल जाती और सारे के सारे जो पशु हैं उनको भी एक अच्छा लगता और उनको भी एक जो बंद है परतंत्र है उनको एक आज़ादी मिलती। अब मोती को भी जोश आ गया और उसने बड़े जोश के से दीवार पर सींग मारी। तो 2 घंटे जोर उन्होंने इतनी आजमाइश करी उसको मारते गए कि उनके इतना प्रयास करने से जो लगभग उनकी जो आधी दीवार थी वह गिर गई। और अब सभी जान जब आधी दीवार गिर गई तो सभी जो जानवर थे वहां पे उनकी जान में जान आ गई। तो वहां सबसे पहले जो जानवर थे उनमें से सबसे पहले वहां की जो घोड़ियां थी वो वहां से भाग गई क्योंकि उन्हें भी ऐसा डर था कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले और पकड़ न ले, इसलिए सबसे पहले वो वहां से भाग गई। फिर बकरियां भाग गई और फिर भैंसे भाग गई। खड़े वहां वहीं खड़े रहे और बैल बोले भागने का क्या फायदा, जो पहले तो क्या थी घोड़ियां भाग गई, फिर बकरियां भाग गई, फिर भैंसे भाग गई, लेकिन जो गधे थे वहां के वो वहीं के वहीं खड़े रहे। और जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं भाग रहे तो बोले भागने से क्या फायदा। अगर तो मीरा ने मोती से कहा कि अ, ये भाग नहीं रहे हैं, इनको हमने इतने प्रयास से भगाने का प्रयास किया है लेकिन ये नहीं भाग रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भागेंगे और फिर पकड़े जाएंगे तो और ज्यादा मार पड़ेगी। तो मोती ने क्या किया कि जब देखा कि वो वहां से टस से मस नहीं हो रहे, भाग नहीं रहे हैं, तो मोती क्या करता है उन्हें सींग मार मार कर वहां से जबरदस्ती भगा देता है। और किंतु जो हीरा है वो क्या करता है रस्सी से वहां बंधा रहता है, क्योंकि वो भागता कैसे, क्योंकि वो मोटी मोटी रस्सियां बंधी हुई थी। हीरा ने मोती से कहा कि मैं तो यहाँ हूँ लेकिन तुम भाग जाओ। पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई होगी। तो किंतु मोती बोला मैं विपत्ति के तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, यानी मेरा मित्र तो यहाँ पर कैद है, रस्सियों से बंधा हुआ है और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। यानी कि वो दोनों ही बहुत ही सच्चे मित्र थे, इसीलिए वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर क्या करते हैं हीरा और मोती वहां पर सो जाते हैं। सुबह होते ही जैसे कार्निंग हाउस में ऐसा लगता है जैसे कर्मचारियों में भूकंप मचाता है। भूकंप ऐसे से मतलब है कि वो वहां पर एकदम से ऐसा होता है कि सारे पशु है वो कहाँ भाग गए। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इस मोती ने ये काम ऐसा किया, तो उन्होंने मोती की वो खूब पिटाई करते हैं और उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। फिर हीरा और मोती कसाई के हाथ में आ जाते हैं। अगला पॉइंट अपना जो बनेगा हीरा और मोती फिर कसाई के हाथ में जाते हैं। हीरा और मोती एक सप्ताह वहीं बंधे रहते हैं, कंजूस में ही वहां पर रहते हैं। फिर उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, बस एक दिन में एक बार पानी मिलता है। यानी एक सप्ताह वो वहां पे जब सारे जानवरों को भगा देते हैं, उनकी पिटाई होती है और मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वह एक हफ्ते वहां पर रहते हैं। उन्हें दिन भर कुछ भी नहीं खाने के लिए दिया जाता, केवल एक बार पानी पीने के लिए दिया जाता था। इससे क्या हो गए कि दोनों जो हीरा और मोती थे दोनों कमजोर हो गए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो दोनों की हड्डियां निकल आई, क्योंकि व्यक्ति को या जानवर को जब खाने को नहीं मिलता है तो उसका शरीर है वो कमजोर हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि उनकी नीलामी होने लगी और वहां पर कोई भी खरीदार है वो उन्हें खरीदता नहीं है, क्योंकि वो देखते इतने मरियत से कमजोर से हैं। सभी कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको हम मूल्यांकन करते हैं कि वो अच्छी है या नहीं है, लेकिन वहां पर उनको नीलामी के लिए लिया जाता है लेकिन उनको वहां पर कोई भी खरीदता नहीं है। फिर अंत में एक कसाई आता है वहां पे और वो कसाई है वो हमें खरीद लेता है। कसाई जिस तरह उनके कुल्ले में उंगली गोद कर देख रहा था उससे दोनों काम जाते हैं। कसाई क्या करता है उन दोनों की जो कुल्ले होते हैं उसमें ऐसे उंगली डालकर देखता है कि कितने मजबूत हैं कितने कमजोर हैं। ये देखने मात्र से ही जो वो हीरा और मोती है वो दोनों कांपने लग जाते हैं कि अभी से ये ऐसे देख रहा है तो फिर हमारा क्या हाल करेगा। फिर दोनों ने फिर जब दोनों को नीलाम कर दिया जाता है तो दोनों उस दड़ियल जो कसाई रहता है वो दड़ियल रहता है, दाढ़ी रहती है उसकी, तो उस दड़ियल कसाई के साथ
चले जाते हैं और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है कि ये आज हमारे को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। कसाई है क्या करता है कि उन्हें ले जाता है और उन्हें दौड़ा कर ले जाता है, तो उन्हें दौड़ाया जाता है हीरा और मोती को, जबकि उन्हें बेचारों को एक सप्ताह से केवल पानी मिला था पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। इसलिए कसाई है वो क्या करता है, उन्हें दौड़ाया जाता है, तो रास्ते में उन्हें गाय बैलों का झुंड नजर आता है। वे सभी खुश होकर वहां उछल कूद कर रहे होते हैं। हीरा मोती सोचने लगे सब कितने स्वार्थी कि हमारी परेशानी में इन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है। फिर हीरा मोती पुनः यानी वापस झूले के घर में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं देखो, अचानक हीरा मोती जब वहां से भागते हैं तो उससे टॉपिक गड़े कसाई के साथ, तो दौड़ाकर जब भाग जाते हैं उस कसाई को, जब वहां से चले जाते हैं, तो वो जी जब जी जी जिस जी रास्ते से जा रहे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि रास्ते को जाने पहचाने हैं, क्योंकि उनके उनको बोलिए तो झूली फिर का हम अपने जो मालिक था झूली उसका रास्ता पता था, और जैसे वे दौड़े चले जा रहे थे उस दरिया कसाई के चुगल से छुटकर, तो उन्हें ऐसा लगा कि रास्ता जो अब है वो जाना पहचाना सा है। तो ऐसा देखकर ही उनके शरीर में जैसे लगता है वापस मानो जान आ गई हो, और फिर वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं उस रास्तों को पहचानते हुए चले जाते हैं, और अंत में वो झूरी के घर में पहुंच जाते हैं। और वह झूरी के जब जल्दी से झूरी का जब घर है वो जब पास में आ जाता है, तो वे और तेजी से दौड़ने लग जाते हैं और खान में जाकर खड़े हो जाते हैं। खान क्या होता है, जहाँ पर बैलों को बांधने की जगह होती है उसको थान बोला जाता है। तो जब उन्हें लगता है कि रास्ता जाना पहचाना सा है, फिर उनको ध्यान आता है कि ये तो उनके मालिक का ही घर है। जैसे ही उनके घर ही समीप आता है झूली का घर, वो दौड़ने लग जाते हैं और झूली के थान में जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब झूली उन्हें देखता है तो दौड़ता है, उन्हें गले लगाने लग जाता है। बैल भी क्या करते हैं, झूली से इतना स्नेह करते हैं कि वो भी उनके हाथ चाटने लगते हैं कि हमारा मालिक है वो हमें कितने दिनों से देखने को मिला है। और दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। फिर वो दड़ियल कसाई है वो भी वहां पहुंच जाता है और उनकी रस्सियां पकड़ लेता है। झूली कहता है कि ये बैल तो मेरे हैं। कसाई कहता है कि ये बैल आपके कैसे हो सकते हैं, मैं तो इन्हें नीलामी से खरीद कर लाया हूँ। वह क्या करता है कि उन बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगता है, तो मोती उस पर सींग चला देता है कि मेरे को जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो, मैं तो अपने घर में आ गया हूँ, यानी अपने मालिक के पास आ गया हूँ, इसलिए वो उस पर सींग चला देता है। कसाई दौड़ता है, फिर मोती उसे और दौड़ाता है तथा गांव से दूर भगा देता है उस कसाई को जो अरे नीलामी से उनको खरीद के लाया था। जब वह बोलते हैं ना कि इसको मैंने तो नीलामी खरीदा था, इसे मैं ले जाऊंगा, तब मोती क्या करता है उस पर सींग चला देता है, और फिर कसाई दौड़ता है और वो मोती उसे जब तक भगाता रहता है जब तक कि वो उनके गांव से बाहर नहीं निकल जाए। फिर झूरी प्रसन्न होकर नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भरता है। फिर देखता है वो झूरी है, वो बहुत प्रसन्न होता है, सोचता है कि दोनों बैल मेरे कितने वफादार हैं, जो बार बार मैं इनको मैं दे देता हूँ, ये बार बार दौड़ कर मेरे पास ही आ जाते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उनको खाने के लिए उनकी जो नांद होती है, जहाँ उनको खाने के लिए जो रखा जाता है उसमें भूसा है, चोकर है और पानी रख देते हैं। दोनों मित्र खाने लगते हैं। गांव में पूरे में उत्साह छा जाता है। मालकिन भी खुश होकर दोनों को माथे को चूम लेती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है इसका सारांश मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर मैं पुनः दोहरा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रश्नोत्तर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो अपने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ले जाती होगी। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ले जाती होगी। तो कांजी हाउस में जो कैद होते थे उन पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती कि वह दूसरों को खेतों में घुसकर पहुंचाने फसल को हानि पहुंचा ले, जो हानि पहुंचाने वाले जानवरों को क्या होता था, काजी हाउस में बंद कर दिया जाता था।
और वहाँ पर उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि जब उन्हें मालिक से खजाना लेकर या नीलामी लेकर या बेच कर जब छोड़ दिया जाता था, तो तब तक उनकी जो गादी है उसके वो कर्मचारी होते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी तब तक वह पशु को सुरक्षित रखे। और कितने पशु थे और अब कितने हैं, कितने यहाँ से गायब हुए, इनकी संख्या का पता लगाना जरूरी था, क्योंकि कोई भी उनका जो मालिक होता था वो कभी भी लेने आ सकता था। इसी कारण नित्य के प्रति हाजिरी लेकर यह निश्चित किया जाता कि कोई पशु घट या बढ़ तो नहीं गया है, कि कहीं कोई कम आ गए हो, कहीं कोई ज्यादा हो गई हो, तो इसलिए वो उनकी हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न है अपना, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? कि छोटी बच्ची थी, उनको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची थी, उनकी माँ का देहांत हो गया था, उसकी जो माँ थी उसका देहांत हो गया था। जो उनकी सौतेली माँ थी, जो उसकी माँ की जगह आई थी, जो सौतेली माँ थी उसको बहुत मारती पीटती थी। और जैसे फिर जब उसने देखा कि बैलों को भी भूखा रखा जा रहा है और उनको पीटा जा रहा है, तो उस बच्ची को अपने समान दुख महसूस होता है कि जिस प्रकार से मुझे दुख दिया जाता है, मुझे पीटा जाता है, उसी प्रकार इन बैलों को भी भूखा रखा जा रहा है, उनको पीटा जाएगा, तो उसे अपने समान दर्द महसूस होता है। अतः उसे उन दोनों बैलों में क्या होता है, दोनों बैलों से सहानुभूति हो जाती है। इसीलिए बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आता है, क्योंकि वे भी, जो दोनों बैल थे, वे भी उस बच्ची की, छोटी बच्ची की तरह प्रेम के भूखे थे। और वह बच्ची थी, वह भी प्रेम की दुखी थी, इसलिए वे अपने समान जो दुख था उन्हें वो समझती थी। इसलिए वो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है अपना, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं? कि कहानी में जो हमने पढ़ा, दो बैलों की कथा, इसमें कौन कौन तो नीति विषय मूल्य हैं वो उभर कर आए हैं। तो इसमें क्या क्या नीति सम्मत जो नीति विषय मूल्य है वो उभर कर आए हैं। इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला पॉइंट ये बनेगा कि जो जो अत्यंत सीधापन होता है वह भी क्या होता है, संसार में कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग क्या कहते पुकारते हैं, गधा कहकर पुकारते हैं और उसके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। इसलिए इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमें यह कहा है कि सीधापन होना भी संसार में कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि जो सीधे लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, उनका दुनिया में जो बेकार लोग होते हैं, जो दूसरों का शोषण करने वाले होते हैं, वो बहुत फायदा उठाते हैं। इसलिए सीधापन भी, अत्यधिक सीधापन के संसार में कष्टदायी बन जाता है। दूसरा प्रश्न अपना पॉइंट इस पार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है, इसमें होगा कि मनुष्य को सज्जनता न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। कि मनुष्य को सज्जनता यानी अपनी जो उत्तम आचरण है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अपने अधिकार हैं, अधिकारों का हनन होते देखे, अपने अधिकारों का शोषण होते देखे, तो अधिकारों के लिए लड़ना सही है बिल्कुल। इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जिस प्रकार हीरा और मोती ने अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया और वो फिर लास्ट में अपने मालिक के घर आए जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तीसरा जो नीति विषय मूल्य अपने सामने उभर कर आया है वो ये है कि संकट के समय अपने मित्र की सहायता करना ही, जो सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। कि जो संकट के समय जो अपने मित्र की सहायता करे वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। और ऐसे नहीं कि सुख में तो हमारे साथ रहे और दुख में हमें छोड़ दे, ऐसा मित्र सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वास्तव में वही होता है जो संकट के समय हमारी सहायता करता है। अगला है कि चौथा पॉइंट कि स्वाधीनता यानी जो स्वतंत्रता है वो हमारे सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हमें पराधीन रहकर सुख भोगना नहीं चाहिए। हम पराधीन रहे, परतंत्र रहे और फिर सुख भोगे तो ये हमारे लिए निंदनीय है।
क्यों निंदनीय है? क्योंकि हम पराधीन हैं, स्वतंत्र नहीं है ना विचारों से, ना हमारे देश में। तो फिर हम पराधीन रहकर अगर हम दिन गुजार रहे हैं अपने, तो ये निंदनीय योग्य है। हमें अपनी स्वाधीनता के लिए प्रयास करना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार हीरा और मोती ने की थी। अगला है कि देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए त्याग और बलिदान करने वाले सेनानियों की उपेक्षा करके सुख सुविधाओं में मस्त रहने वाले देशद्रोही और स्वार्थी हैं। कि हमें लेखक ने इन कहानी में बेलों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि देश को आजाद कराने में या देश को स्वतंत्र कराने के लिए त्याग और करते हैं, बलिदान करते हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनकी हम उपेक्षा करें और हम सुख सुविधाओं में जुटे रहें, मस्त रहें, तो हमारे जैसा देशद्रोही और स्वार्थी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। कि एक तो जो सैनिक है वो हमारी सीमा पर रहकर हमारे शत्रु से हमारी सहायता करते हैं, और हम घरों में रहकर उनकी जो त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, उनको अनदेखा करके हम सुख को भोग रहे हैं। तो ये हमारे जैसा बड़ा स्वार्थी कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगला अपना प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन विश्वाभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसमें होगा कि गधा होता है वो अपनी सहनशीलता यानी बेचारे को जैसे रखे वो वैसे सहन कर लेता है, उसको मारे तो मार खा लेता है, सीधा खड़ा कर दे तो सीधा हो जाता है, बैठाते हैं तो बैठा जाते हैं, डंडे की नोक पर जैसा उसको कहते हैं वो वैसा करता है। तो इसमें बता रही हैं कि गधे अपनी सहनशीलता, सीधापन और संतोषी स्वभाव के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। कि गधा होता है वो संतोषी प्रवृत्ति का होता है, एकदम सीधा होता है और सहनशील होता है कि उसको बेचारे को जैसे रखे वो वैसे ही रहता है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सीधा है, सरल है और जैसा जो कहे उसको वैसा कर ले, तो उसको संसार में क्या समझा जाएगा? आज के संसार में उसे मूर्ख समझा जाता है। अतः जो गधा का जो शब्द का रूढ़ अर्थ है वो मूर्ख प्रचलित हो गया है। कि उसका जो रूढ़ अर्थ है वो किसी को कहते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि वह मूर्ख है। प्रेमचंद जी ने गधे के स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर एक विशेष पहचान दी है। इसमें प्रेमचंद जी ने गधे की जो स्वभावगत विशेषताएं हैं उनके आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनि से की है। किससे की है? उन्होंने गधे की गणना है वो किससे की है? ऋषि मुनियों से। उनके अनुसार, प्रेमचंद के अनुसार गधे को मूर्ख कहना इन श्रेष्ठ गुणों का अपमान करना है। यानी जैसे ऋषि मुनि होते हैं वह सभी वो सहनशील होते हैं और संतोषी स्वभाव के होते हैं, सीधे होते हैं, वैसे ही वो क्या है? गधा है। वह उनको क्या ये इनके जो इन विशेषताओं को गधे की इन विशेषताओं को किससे मिलाते हैं? वो ऋषि मुनि से। इसलिए अगर प्रेमचंद के अनुसार गधे को मूर्ख कहना इन श्रेष्ठ गुणों का अपमान करना है। इसीलिए प्रेमचंद जी ने जो उसके गधे के प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करने के लिए इस अर्थ की ओर संकेत किया है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 3 प्रश्नों का हमने हल कर लिया और बाकी के प्रश्न थे वो हमने जो बाकी का सारांश था वो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे की जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं कल समझाऊंगी। आपको प्रेमचंद की जो साहित्यिक परिचय है वो आपको मैं अभी भेज रही हूँ, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।